हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, एग्जाम स्पेशल एमसीक्यू आपको आज देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे आप बीपीएससी हो या एस्टेट वाले, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों समान रूप से जो है काफ़ी उपयोगी आज का प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों ये तो आज का सेशन जो है टोटल का टोटल VVI प्रश्न है। ठीक है, टोटल का प्रश्न जो है क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का प्रश्न है। तो आप लोग सभी लोगों को सेशन को अंत तक पूरा प्रश्न जो है कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का प्रश्न एक भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है आज का। तो चलिए हम सेशन को शुरू करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे खास छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि संगीत के जितने भी सेशंस आए नए तो आपके पास सबसे पहले जो है पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए रेडी, हम लोग शुरू करते हैं अपनी सफ़र को। हमारा पहला नंबर प्रश्न होगा यहाँ पे, तत्ववाद्यों को ध्वनि उत्पन्न करने की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, तत्ववाद्य जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिसमें क्या है, तार लगे हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्ववाद्य कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि ध्वनि उत्पन्न करने की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है तत्ववाद्य को, इसका जवाब मैं बता दूं कि 2 भागों में बांटा गया है। वो कैसे, आइए समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए, एक आपका हो जाता है सितार। ठीक है, एक आपका सितार हो जाता है, और दूसरा अगर मान लीजिए तो एक जो आपका होता है क्या, वायलिन। ठीक है, वायलिन मान लीजिए, वायलिन है। तो पहला पे क्या होता है, सितार पे जैसे कि आघात करके हम क्या करते हैं, ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, मिजराव के द्वारा हम आघात करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से ध्वनि निकलती है। और एक क्या होता है कि गज की सहायता से या बो की सहायता से हम उसको क्या करते हैं, घसीट कर ध्वनि को निकालते हैं। तो इस आधार पे जो है तत्ववाद्यों में ध्वनि उत्पन्न करने की दृष्टि से इसको जो है 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक पहला भाग आघात करके और दूसरा भाग क्या है, घसीट करके। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे, इसीलिए इसका जवाब हो गया 2। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, जिस वाद्य में तंत्री के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है वह होते हैं। देखिए, तंत्री के कंपन से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि या तो हम क्या करेंगे, मिजराव से प्रहार करेंगे, या फिर वायलिन को क्या करेंगे, घसीट कर बजाएंगे। तो वायलिन हो या फिर आपका सितार हो, वाद्य कौन से होंगे, तो वाद्य होगा तत्। ठीक है, तो तत्ववाद्य एक ऐसा वाद्य है जिसमें क्या होता है कि तंत्री के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, तत्ववाद्य। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है नंबर 3, ऐसे थाप यंत्र जिसमें ठोस वस्तु पर आघात करके उसमें कंपन किया जाता है वह होता है कौन सा वाद्य भाई। तो उसमें जो है आपका कौन सा वाद्य हो जाएगा, वो आपका घन वाद्य हो जाएगा, जो कि आपके जैसे कि ठोस वस्तु कोई होता है उस पर क्या करते हैं, आघात करते हैं, और आघात करके क्या होता है उसके बाद ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जल तरंग हो गया, झांझ हो गया, घंटा हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब घन वाद्य हैं, और ये ठोस होते हैं जिस पर क्या करते हैं, वस्तु से आघात करते हैं, उसके बाद क्या होता है, कंपन उसमें होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो घन वाद्य। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्न थोड़े से मॉडरेट हैं, कोई बात नहीं, अच्छे से केवल लैंग्वेज को समझना है, प्रश्न कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है, काष्ठ तरंग को किस वाद्य वर्ग का वाद्य माना जाता है। तो काष्ठ तरंग की अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको बता दें, जल तरंग है, जल तरंग हो या नल तरंग हो, ठीक है, नल तरंग हो या आपका काष्ठ तरंग हो, ये तीनों जो है एक ही कैटेगरी के वाद्य हैं, और ये वाद्य वर्गीकरण के 4 प्रकार होते हैं। उनमें से एक आपका हो जाएगा कौन सा वाद्य, तो ये आपका घन वाद्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया काष्ठ तरंग कौन से वाद्य, घन वाद्य, जल तरंग और नल तरंग सभी क्या हो गए, घन वाद्य के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नारद ने संगीत मकरंद में वाद्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको जरा सा आप लोग VVI लगाकर इसको याद कीजिएगा, क्योंकि वैसे तो आपके 4 ही माने जाते हैं, लेकिन अगर संगीत मकरंद में नारद के हिसाब से अगर पूछ दिया जाए तब यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग हो जाइएगा, इसलिए इसका जवाब जान लीजिए। इसका जवाब हो जाएगा, नारद ने क्या बताया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 प्रकार के बताए हैं। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए आप लोग कौन कौन से हैं। इसका जवाब पहले 5 देखेंगे कौन कौन सा। एक तो सबसे पहले आपका हो जाता है नखज। ठीक है, नखज जिसको नाखून से बजाते हैं। फिर आपका क्या होता है, वायुज, ठीक है, जिसको कि वायु द्वारा, समझ पा रहे हैं। अगला होता है चरमज, ठीक है, चरमज, चरमज जिसमें चमड़े मढ़े होते हैं, ये वायुज वाला हवा द्वारा। और क्या होता है, लोहज,
ठीक है, जो लोहे का होता है यानी कि घन वाद्य जिस इसके अंतर्गत आएंगे। और पांचवा क्या होता है, शरीरज, शरीरज जिसके अंतर्गत जो है कंठ को माना गया है, और शरीरज में कहा गया है कि कंठ जो है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया वाद्य है। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रकार के नखज, वायुज, चर्मज, लोहज और शरीरज, तो ये 5 प्रकार के बताए हैं नारद जी ने संगीत मकरंद में। ठीक है, और राग रागिनी का जो वर्गीकरण का जो उल्लेख भी किया है वो भी इसी ग्रंथ में किया गया है नारद के द्वारा संगीत मकरंद में, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, नारद ने अपने ग्रंथ संगीत मकरंद में वाद्य वर्गीकरण को क्या संज्ञा दी है। देखिए 5 प्रकार के, अभी मैंने बताया आपको कि 5 प्रकार के वाद्यों का वर्गीकरण किया है। उसमें आपका एक कौन कौन सा जो था, नखज था, वायुज था, चर्मज था, लोहज था और शरीरज। तो ये सभी को नारद ने क्या संज्ञा दी है, क्या नाम दिया है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंच महावाधानी। ठीक है, पंच महावाधानी, ये आपके संज्ञा दिए गए हैं किसको, तो 5 प्रकार के वाद्यों के वर्गीकरण को संज्ञा दी गई है नारद के द्वारा संगीत मकरंद में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 7 नंबर, भरत और दत्तिल ने वाद्यों को कितने वर्गों में विभक्त किया है। अगर भरत की बात हो या फिर दत्तिल की बात हो या फिर अन्य व्यक्तियों की बात हो, तो भरत और दत्तिल के अगर बारे में अगर बात कर लेंगे तो इन्होंने जो है 4 प्रकार को ही बांटा है। और भरत और दत्तिल ने वाद्यों को कितने वर्गों में, तो 4 वर्गों में बांटा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तत्वाद्य, घन वाद्य, सुशीर वाद्य, ठीक है, और आपका चौथा अवनद, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार हो गए भरत और दत्तिल के अनुसार। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, 8वां नंबर, इनमें से कौन प्राचीन काल का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। देखिए प्राचीन काल की अगर हम बात कर लेंगे तो प्राचीन काल में जो मिलता है हमें लोकप्रिय वाद्यों के रूप में जिसका वर्णन होता है वो हमारे किसका होता है, वो वीणा का होता है। और इसी के प्रकार हैं, बहुत सारे इसके प्रकार हैं, वो प्रकारों को भी मैंने बताया है और आगे भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, ये सब जो है क्लासेज जो है आपको पेड क्लास में जो लोग करवाते हैं वो आपको मिलता है, उन सभी में आपको ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं दोस्तों आप लोग को YT पे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको करवा दूंगा, इसके लिए आप लोग को धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राचीन काल का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो देखिए प्राचीन काल की अगर लोकप्रिय वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करेंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीणा। वीणा के बहुत सारे प्रकार मिलते हैं प्राचीन काल में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 9वां नंबर प्रश्न है कि वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में किसका उल्लेख मिलता है। देखिए वाल्मीकि द्वारा रामायण रचित है, आप लोग को पता होगा कि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी है। उसके जो है सुंदरकांड में कितने कांड हैं भाई, 7 कांड है ना, कितने कांड हैं, 7 ही हैं। यस और नो आप लोग कमेंट कीजिएगा, यस और नो, 7 कांड ही है ना। रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड। आप लोग जरा कमेंट कीजिएगा, यस और नो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो उल्लेख मिलता है वो किसका, क्या आडंबर का, विपंची का या पिनाकी का। दोस्तों ये सभी वीणा के प्रकार हैं। ठीक है, आडंबर वीणा, विपंची वीणा, पिनाकी वीणा, ये सभी क्या हैं, आपके वीणा के प्रकार हैं। तो इसमें जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए, आडंबर वीणा का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे, तो रामायण में। कौन से रामायण, तो वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में किसका वर्णन है, तो आडंबर वीणा का वर्णन मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, मतंग किस वीणा का वादन करते थे। देखिए मतंग की अगर बात कर लें इनके ग्रंथ की, तो मतंग का जो ग्रंथ था कौन सा था, बृहदेशी। ठीक है, बृहदेशी इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। तो किस वीणा का वादन करते थे। देखिए अगर आविष्कारक के बारे में पूछे कि मतंग ने किसका आविष्कार किया, तो इन्होंने किन्नरी वीणा का आविष्कार किया है। ठीक है, किन्नरी वीणा, मतंग ने किस वीणा का आविष्कार किया, तो मतंग किन्नरी वीणा का आविष्कार किया। और वादन किस वीणा का करते थे, तो जवाब देना है आपको चित्रा वीणा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रा वीणा। और ऐसा किसने बताया है, तो भरत भाष्य। ठीक है, भरत भाष्य के लेखक यानी कि नान्यदेव। ठीक है, नान्यदेव, भरत भाष्यम नान्यदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ है। और इन्होंने ही बताया है कि मतंग जो है चित्रा वीणा बजाते थे और किन्नरी वीणा का आविष्कार किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अहोबल ने 7 तार वाली वीणा को क्या कहा है। देखिए 7 तार वाली वीणा को क्या कहा है, आप तो यूं ही एक जवाब दे सकते हैं, सप्ततंत्री वीणा। तो 7 तार वाली जो वीणा है उसको क्या कहा है, तो सप्ततंत्री वीणा कहा है। और साथ ही उसका जो एक अलग नाम मिलता है वो आपका परिवादिनी। ठीक है, क्या कहा जाता है, परिवादिनी।
और आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चित्रा वीणा जो होता है, चित्रा वीणा जिसका वादन कौन करते थे, मतंग, उसमें 7 तार का प्रयोग होता था। किसमें, चित्रा वीणा में 7 तार का प्रयोग होता था। तो अहोबल ने उसी 7 तार वाली वीणा को क्या कहा है, परिवादिनी कहा है। समझ पाए होंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर प्रश्न है कि नकुली वीणा में कितने तार लगे होने का उल्लेख मिलता है। देखिए नकुली वीणा और साथ ही एक आपको बता दूं कच्छपी वीणा, कच्छपी, ठीक है, नकुली वीणा और कच्छपी वीणा, इन दोनों में अगर तारों की अगर हम बात कर लेंगे तो इन दोनों में 2-2 तार होते हैं। तो प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पे प्रश्न है कि कितने तार लगे होने का उल्लेख है किसमें, तो नकुली वीणा में। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 तार। और साथ ही कच्छपी वीणा में भी 2 तार होते हैं। जरा दोस्तों एक बार कच्छपी वीणा वाला कमेंट करके क्लियर कीजिएगा आप लोग, क्या इसमें भी 2 तार ही होते हैं ना। जरा सा आप लोग इसको देखिएगा कच्छपी वीणा का भी, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 ही होना चाहिए, लेकिन आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है दोस्त कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो है थोड़ा सा याद करने पर भी याद नहीं आती है, और जब उसको याद ना कीजिए तो वो याद आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग कच्छपी के बारे में देखिएगा, ठीक है। नकुली वीणा 2 तार। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर 7 के बारे में पूछा तो चित्रा आपको बता देना है, और 21 तो मत कोकिला वीणा, ठीक है, मत कोकिला वीणा में कितने तार, 21 तार, और 2 तार मैंने बता ही दिया नकुली वीणा में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि नारद की वीणा का नाम बताएं, यानी कि नारद का कौन सा वीणा था, नारद किस वीणा का वादन किया करते थे। तो नारद की अगर हम बात कर लेंगे तो ये महती वीणा का वादन किया करते थे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो 14 नंबर का प्रश्न हमारा रहने वाला है वो क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है 14 नंबर का प्रश्न है कि त्रितंत्री वीणा का विकसित रूप इनमें से किसे कहा जाता है। देखिए त्रितंत्री वीणा से किसका विकास माना जाता है, यानी कि यहाँ पे जो जवाब होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा सितार। यानी कि सितार जो है वो किसका विकसित रूप है, तो त्रितंत्री वीणा का विकसित रूप है। अगर प्रश्न आपसे घुमाकर पूछता है कि सितार किसका विकसित रूप माना जाता है, तो जवाब होगा त्रितंत्री वीणा। तो त्रितंत्री वीणा का विकसित रूप सितार, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर, सितार के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि सितार के प्रचलन का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, या फिर आप इसको आविष्कारक भी कह सकते हैं, आविष्कारक, ठीक है। तो सितार के आविष्कारक कौन है, या फिर यहाँ पे भारत में प्रचलन का श्रेय जो है किनको दिया जाता है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे, ठीक है। देखिए तानसेन कहाँ रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे, और ये कहाँ के गायक थे, तो देवगिरी, यादवों की राजधानी देवगिरी, ठीक है, देवगिरी के ये गायक थे गोपाल नायक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, सितार में कितने तार लगे होते हैं। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा सितार, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, 7 तार होता है। सितार में कितने तार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 7 तार, जिसमें कि पहले तार को बाज का तार और दूसरा तीसरा तार को जोड़ी का तार। तो मैं ये तो स्पेशल सेशन आपको करवा चुका हूँ कि किस तार को कौन सा नाम दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा, और सितार के बारे में बहुत अच्छा से और वहाँ पर भी बताया गया है। देखिए और देखते हैं सितार के बारे में। यहाँ पे क्या है कि सितार का घट किस लकड़ी का बना होता है। देखिए घट अगर पूछेगा कि इसका तुम्बा, ठीक है, तो तुम्बा को बताना है कद्दू का बना होता है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि सितार का घट, तो घट किस लकड़ी का बना होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनस के लकड़ी का बना होता है सितार का घट। और तून के लकड़ी से क्या बनाया जाता है भाई, आप लोग जरा कमेंट कीजिएगा, प्रश्न है क्योंकि मैं करवा चुका हूं आप लोग को। तो तून के लकड़ी से क्या बनाया जाता है, अगर आप रेगुलर देखते होंगे हमारे सेशन को तो आप बिल्कुल जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि सितार के पहले तार को क्या कहा जाता है। तो सितार के अगर पहले तार की अगर हम बात कर लेंगे तो सितार के पहले तार को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है बाज का तार कहा जाता है। और आपके चिकारी का तार, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे प्रश्न है कि किस नंबर वाले तार को चिकारी का तार कहा जाता है, ये आपके लिए प्रश्न है। और लर्ज का तार जो है आपके 5वें नंबर के तार को कहा जाता है लर्ज का तार, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर, इनमें से कौन सितार का हिस्सा नहीं है। देखिए हिस्सा नहीं है, अगर हम बात कर लेंगे हिस्सा नहीं है तो इसमें कमानी आपका हिस्सा नहीं होगा और गज आपका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि सितार को जो है किससे बजाया जाता है, इसका जवाब हो जाएगा मिजराव से बजाया जाता है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नहीं पूछा है। अगर हिस्सा पूछता तब आंसर सी होता, मिजराव वाला, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस गत को सितार पर बजाया जाता है? कौन सा गत? तो देखिए गत के कितने प्रकार है? गत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका रजा खानी गत और एक आपका मसीत खानी गत। तो रजा खानी गत जो है ये आपका द्रुत लय में बजाया जाता है, द्रुत लय। मसीत खानी गत विलंबित लय, ठीक है। मसीत खानी गत को दिल्ली बाज के नाम से जानते हैं और रजा खानी गत को लखनऊ बाज के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, यानी दिल्ली बाज जो है आपका पश्चिमी बाज और लखनऊ बाज जो है आपका पूर्वी बाज कहलाता है। तो इनमें से सितार पर बजाया जाता है तो कौन कौन से? रजा खानी भी और मसीत खानी भी, इसलिए जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर का प्रश्न है कि 8 तार वाले सितार में चिकारी के कितने तार होते हैं? देखिए 8 तार, अगर सितार में 8 तार बताए तो आपको याद कर लेना है पंडित निखिल बनर्जी, क्योंकि निखिल बनर्जी के सितार में 8 तार होते थे। कितने? 8 तार। किसमें? तो निखिल बनर्जी के सितार में। तो उसमें भाई क्या पूछ रहा है कि 8 तार वाले सितार में चिकारी के कितने तार होते थे? तो जब तारों की संख्या बढ़ेगी तो चिकारी के भी तार बढ़ा दिए जाते हैं, इसलिए जवाब हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो 8 तार वाले सितार में चिकारी के तारों की संख्या 2 हो जाएगी। इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, जवा किसके बने होते हैं? देखिए जवा से क्या वादन होता है भाई? जवा से क्या बजाते हैं? देखिए 22 नंबर जो प्रश्न हमारा, तो जवा जो है आपका, जवा से हम किसको बजाते हैं? ज़रा आप लोग कमेंट कीजिएगा, जवा से किसको बजाया जाता है? और जवा जो है आपके नारियल का खोल का बना हुआ होता है, इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा? नारियल के खोल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए सितार को क्या करते हैं? सितार को मिजराव से बजाते हैं, ठीक है, मिजराव, सितार को मिजराव से। और जवा से किसको? तो सरोद को, याद रख लीजिएगा दोस्त, सरोद को जवा से बजाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर का प्रश्न है कि सरोद वादन के 2 प्रमुख विद्यालय की स्थापना किन्होंने की? देखिए 2 विद्यालय की स्थापना की है और 2 लोग हैं, तो कौन कौन है सरोद वादन के विद्यालय के लिए जाने जाते हैं? तो अलाउद्दीन खां और गुलाम अली खां। अलाउद्दीन खां और गुलाम अली खां को याद रख लेना है, इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इन्होंने क्या किया है कि सरोद वादन के लिए 2 प्रमुख विद्यालय, यानी अपने एक भाई, एक ये किए हैं और एक ये किए हैं, तो 2 किए हैं, इसीलिए आपको सम्मिलित रूप से यहाँ पे दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वायलिन खाली स्थान वाद्य है। वायलिन खाली स्थान वाद्य है क्या? कर्नाटकी, हिंदुस्तानी या फिर पाश्चात्य? देखिए आप लोग जैसा कि जानते हैं कि वायलिन हमारे यहाँ का वाद्य नहीं है। ये कहाँ से आया? तो ये आपके पाश्चात्य से आया है, इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा वायलिन पाश्चात्य वाद्य है, वेस्टर्न वाद्य के अंतर्गत इसको माना जाता है। ठीक है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर, वायलिन में कितने तार लगे हुए होते हैं? देखिए वायलिन जो है, अगर तारों की संख्या की अगर हम बात कर लेंगे तो वायलिन जो है आपके तानपुरे के तार के समान ही होता है। तो तानपुरा में कितने तार होते हैं? तो 4 तार। और वायलिन के भी कितने तार? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायलिन में भी 4 तार। तो तानपुरा 4 तार और वायलिन भी 4 तार, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि 26 नंबर है, भारत में वायलिन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने कराया? देखिए हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि वायलिन जो है हमारा कैसा वाद्य है? तो पाश्चात्य वाद्य है। ठीक है, पाश्चात्य वाद्य है। तो भारत में लाने का श्रेय और बजवाने का श्रेय जो है, प्रयोग करवाने का श्रेय सर्वप्रथम किन्हें जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालूस्वामी दीक्षित। ये जो है आपके क्या है? बालूस्वामी दीक्षित, ये क्या है? वायलिन के लिए जाने जाते हैं, सर्वप्रथम बजवाने के लिए, भारत में लाने के लिए। ठीक है, देखिए बीजी जोग, इनका भी संबंध वायलिन से है, ये भी क्या करते हैं? वायलिन बजाते हैं, बीजी जोग। अगर हम बृजभूषण काबरा की बात कर लेंगे तो ये गिटार वादक हैं, क्या बजाते हैं? गिटार बजाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, वायलिन को भारतीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? देखिए वायलिन की अगर बात हो रही हो तो वायलिन को भारतीय भाषा में किस नाम से पुकारते हैं? क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हमारा बेला जो हमारा वाद्य है, बेला भारतीय वाद्य है और बेला के समान ही देखने में को लगता है, देखने के जैसा, इसलिए आपको क्या बोला जाता है? इसको बेला ही बोला जाता है। तो वायलिन को भारतीय भाषा में किस नाम से? तो बेला के नाम से पुकारा जाता है। और सुरबहार का संबंध बताया जाता है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो कि अलाउद्दीन खां की पुत्री थी। सरोद कौन बजाते हैं? तो अलाउद्दीन खां का संबंध जो हो जाता है वो सरोद से हो जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि गज से बजाने वाले वाद्यों का सूत्रपात सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? यानी कि दोस्तों आप जो सारंगी देख रहे हैं उसको क्या करते हैं? उसको गज से बजाते हैं। तो गज से बजाने वाले जितने भी वाद्य हैं उन सभी वाद्यों का सूत्रपात जो है सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है?
प्रश्न ये है, आप समझ पाए होंगे। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। ठीक है, इसका जवाब भारत हो जाएगा, क्योंकि पाश्चात्य लोगों का मानना है कि गज से जो बजाए जाने वाले जो वाद्य हैं वो उसका सबसे पहले जो है सर्वप्रथम सूत्रपात भारत में ही हुआ है, ऐसा पाश्चात्य लोगों का मानना है, जो कि आपके पुस्तक में भी, बहुत सारे पुस्तक में जो है इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। 29 नंबर का प्रश्न है कि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार वायलिन का उद्गम किससे हुआ है। भाई किससे हुआ है, कौन से शब्द से वायलिन का उद्गम, क्या बैलिन से हुआ है, वायोला से हुआ है या फिर लीन से। इसका जवाब क्या रहेगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों वायोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा वायोला, यानी कि पाश्चात्य संगीत के अनुसार वायलिन का उद्गम आपके किससे हुआ है, तो वायोला शब्द से हुआ है, वायोला शब्द से हुआ है, आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों भारत में प्रथम जो है लाने का श्रेय, चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वायलिन को सर्वप्रथम भारत में लाने का श्रेय या फिर बजाने का श्रेय किन्हें दिया गया है, क्योंकि ऊपर आप अभी जस्ट पढ़े हैं, जस्ट उस चीज़ को आप लोग कमेंट कीजिए ताकि थोड़ा जो है आपके माइंड तक सेट कर जाए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है, दक्षिण में वायलिन को किस स्वर से मिलाते हैं। देखिए कर्नाटक संगीत की अगर बात हो रही हो तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस स्वर से मिलाते हैं, तो इसका जो जवाब मैं दे दूं, देखिए एक चीज़ आपको बताऊं दोस्त कि यहाँ पे दक्षिण में यानी कि कर्नाटक संगीत में अलग स्वर से मिलाते हैं, और हिंदुस्तानी में जो है आपका हिंदुस्तानी में आपका अलग स्वर से मिलाया जाता है। तो मैं दोनों यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मिलाएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सा प से मिलाया जाता है, यानी तार सा प, उसके बाद फिर सा फिर प, और ये दोनों जो आपको दिख रहा है ये हिंदुस्तानी। ठीक है, ये हिंदुस्तानी में मिलाया जाता है, यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में इसको वायलिन से मिलाते हैं। कौन सा, प सा प, उसके बाद फिर तार सा। जब प न रहे तो कभी कभार इसको म से भी मिलाकर और तार सा को नहीं लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है किससे मिलाते हैं, ये उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 30 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा और आज के प्रश्न आपको कैसे लगे। ठीक है, और दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।